बिफोर आई नॉक्ड, डिलन थॉमस। कवि परिचय, डायलन थॉमस, डिलन थॉमस 20वीं सदी के प्रसिद्ध वेल्श कविता जिनकी कविताएं गहरे भावनात्मक और जटिल प्रतीकों से भरपूर होती थीं। उनकी रचनाएं प्रकृति, मृत्यु, प्रेम और जीवन की गूढ़ताओं पर केंद्रित होती हैं। उनकी कविता बिफोर आई नॉक्ड जीवन और पूर्व जीवन की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें जन्म से पहली स्थिति और आत्मा की अनुभूति को दर्शाया गया है। कविता का संक्षिप्त परिचय। बिफोर आई नॉक्ड एक रहस्यमयी और प्रतीकात्मक कविता है जिसमें जन्म से पहले की अवस्था को दर्शाया गया है। कवि यह दर्शाते हैं कि जन्म से पहले ही आत्मा को एक विशेष अनुभव प्राप्त हो चुका होता है। इस कविता में जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया है। यह कविता मानवीय चेतना और जन्म से पहले की मानसिक स्थिति पर एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कविता की व्याख्या। पहला अंतरा। बिफोर आई नॉक्ड इन फ्लैश लेट एंटर with liquid hands tapped on the womb, I who was shapeless as the water that shaped the Jordan near my home। संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में कवि यह कहते हैं कि जन्म से पहले उनकी आत्मा एक पहचान थी। वह यह मानते हैं कि वे स्वयं को पानी की तरह एक आकारहीन मानते हैं जो जीवन को धारण करने के लिए किसी भी रूप में ढल सकता है। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। बिफोर आई नॉक्ड इन फ्लैश लेट एंटर। कवि कहते हैं कि उन्होंने अभी संसार में कदम नहीं रखा था, यानी उनका जन्म नहीं हुआ था। नॉक्ड शब्द का प्रयोग यहां जन्म की प्रक्रिया को दर्श आने के लिए किया गया है। विथ लिक्विड हैंड्स टैप्ड ऑन द वूम, यहां लिक्विड हैंड्स का अर्थ है कि की आत्मा अभी तरल रूप में थी, अर्थात कोई स्थिर कारण नहीं था। टैप्ड ऑन द वूम का अर्थ गर्भ में आत्मा की हलचल से है, यानी आत्मा का शरीर में प्रवेश। आई हु वाज शेपलेस एज द वाटर। कवि खुद को पानी के समान आकारहीन बताते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि आत्मा का कोई निश्चित रूप नहीं होता। पानी किसी भी आकार में ढल सकता हो, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के अनुसार ढल जाती है। दैट शेप्ड द जॉर्डन नियर माई होम। यहाँ जॉर्डन नदी बाइबल में उल्लिखित संधि को दर्शाती है, जिससे शुद्धिकरण और आत्मिक पुनर्जन्म जुड़ा हुआ है। यह एक धार्मिक और प्रतीकात्मक संदर्भ है जो पुनर्जन्म और जीवन के प्रवाह को दर्शाता है। दूसरा अंतरा। वॉज ब्रदर टू मनेथा's डॉटर एंड सिस्टर टू द फादरिंग वर्म, आई हु was deaf to spring and summer, who knew not sun nor moon to blossom। संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में वे अपने पूर्व जन्म और आत्मा की यात्रा को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। वे यह कहते हैं कि उनका अस्तित्व उस समय अभी था जब वे किसी निश्चित रूप में नहीं थे। वे प्रकृति के तत्वों से संबंध जोड़ते हुए यह बताते हैं कि उन्होंने वसंत, स्प्रिंग और ग्रीष्म, समर के सुखों का अनुभव नहीं किया था क्योंकि वे अभी जन्म नहीं लिए थे। इसी तरह वे सूर्य, सन और चंद्रमा, मून को पहचानने में असमर्थ थे क्योंकि वे अभी तक भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं आए थे। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। वॉज ब्रदर टू मेथा's डॉटर। यहाँ मेथा की बेटी का संदर्भ रहस्यमयी है, लेकिन यह प्रकृति से संबंधित किसी मिथकीय पात्र या पृथ्वी की संतान का प्रतीक हो सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि जन्म से पहले भी किसी प्राकृतिक तत्व के भाई के समान थे, यानी वे प्रकृति के साथ घुले मिले थे। एंड सिस्टर टू द फादरिंग वर्म। फादरिंग वर्म का अर्थ है वह कीड़ा जो जीवन उत्पन्न करने में सहायता करता है, अर्थात पुनर्जन्म या पुनर्सृजन का प्रतीक। वह संकेत देते हैं कि जन्म से पहले प्रकृति में बिखरी हुई आत्मिक चेतना का हिस्सा थे जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया में संलग्न थी। आई हु वॉज डेफ टू स्प्रिंग एंड समर। कवि बताते हैं कि उन्होंने वसंत और ग्रीष्म की ध्वनियों को नहीं सुना था क्योंकि वे अभी जन्म नहीं लिए थे। इसका आशय यह है कि वे जीवन के अनुभवों से अछूते थे। हु न्यू नॉट सन नॉर मून टू ब्लॉसम। यहाँ वे यह कहते हैं कि उन्होंने अभी तक सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखा था और नहीं उनका प्रभाव महसूस किया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि वे जीवन के प्रकाश और समय के चक्र से अनभिज्ञ थे। तीसरा अंतरा। I was dumb to tell the crooked rose my name or the house of my birth. It was the fox that stole my tongue, so I came cautious in the wood। संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में कवि जन्म पूर्व चेतना की बात करते हुए बताते हैं कि वे अपने अस्तित्व के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ वे गुलाब, क्रिकेट रोज के प्रतीक द्वारा अपनी असमर्थता को दर्शाते हैं।
नीनम जो यहाँ पूर्णता या निश्चितता का प्रतीक है। कवि संकेत देते हैं कि उनकी भाषा और अभिव्यक्ति किसी रहस्यमयी शक्ति फॉक्स द्वारा छीन ली गई थी, जिससे वे दुनिया में इन शब्दों के माध्यम से बहुत ऊंचा समझकर प्रवेश कर पाए। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। आई वॉज डम टू टेल द क्रिकेट रोज। कवि कहते हैं कि वे किसी भी चीज को अपने बारे में बताने में असमर्थ थे। क्रिकेट रोज यहाँ स्थिरता और अधूरेपन का प्रतीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे जन्म से पहले एक स्पष्ट स्थिति में थे। माई नेम और द हाउस ऑफ माई बर्थ। यहाँ कवि यह स्वीकार करते हैं कि वे अपना नाम या जन्म स्थान नहीं जानते थे, क्योंकि वे अभी तक जन्म नहीं लिए थे। इट वॉज द फॉक्स दैट स्टोल माई टंग। फॉक्स का प्रयोग चालाकी और रहस्य के प्रतीक के रूप में किया गया है। कवि कहते हैं कि उनकी आवाज या भाषा किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा छीन ली गई थी, जिससे वे मौन थे। सो आई केम कॉशियस इन द वर्ल्ड। कवि बताते हैं कि जब वे इस दुनिया में आए तो उन्होंने शब्दों और भाषा को बहुत सावधानी से अपनाया। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जन्म के बाद मनुष्य को धीरे धीरे ही ज्ञान और भाषा की समझाती है। चौथा अंतरा। I, who was deaf to before birth, and knew the tale of before birth, sought the rain's mouth with my eyes, that on the drowned lips I might catch. संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में वे जन्म से पहले की अवस्था पर और अधिक गहराई से प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि वे जन्म से पहले की ध्वनियों को सुनने में असमर्थ थे, फिर भी उन्हें बिफोर बर्थ की कहानी ज्ञात थी। वे यह भी संकेत देते हैं कि उन्होंने जन्म से पहले कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। रेन्स माउथ और ड्राउंड लिप्स जैसे प्रतीकात्मक वाक्यांशों का प्रयोग करके वे उस आध्यात्मिक और रहस्यमयी स्थिति की ओर संकेत करते, जिसमें वे जन्म से पहले मौजूद थे। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। आई हु वॉज डेफ टू बिफोर बर्थ। कवि बताते हैं कि वे जन्म से पहले की ध्वनियों को नहीं सुन सकते थे, अर्थात वे चेतना के उन अनुभवों से अनभिज्ञ थे जो जन्म से पहले होते हैं। एंड न्यू द टेल ऑफ बिफोर बर्थ। इस पंक्ति में विरोधाभास पैराडॉक्स है। एक ओर वे जन्म से पहले की ध्वनियों को नहीं सुन सकते थे, लेकिन दूसरी ओर वे बिफोर बर्थ की कहानी जानते थे। यह शायद उनके अस्तित्व की किसी रहस्यमयी अनुभूति का प्रतीक है। सॉट द रेन्स माउथ विद माई आईज। यहाँ रेन्स माउथ का अर्थ पानी का स्रोत या प्रकृति का एक रहस्यमय ई तत्व हो सकता है। कवि यह संकेत कर सकते हैं कि वे किसी दैवीय ज्ञान या आत्मिक रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे। That on the drowned lips I might catch। डूबे हुए होठों से लिया जा सकता है, जो मृत्यु या जीवन से पहले की अवस्था का प्रतीक हो सकता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि वे किसी खोए हुए सत्य या अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पांचवा अंतरा। द फ्लावर ऑफ फेथ टू प्लांट अपॉन द इनसाइड ऑफ माई माउथ। संपूर्ण व्याख्या। इस स्टैंजा में कवि आत्मज्ञान और विश्वास फेथ को केंद्र में रखते हैं। वे यह संकेत देते हैं कि वे जन्म से पहले आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उस विश्वास फेथ को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना चाहते थे। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। द फ्लावर ऑफ फेथ टू प्लांट अपॉन। फेथ विश्वास को यहाँ एक फूल की तरह दर्शाया गया है, जो आत्मा के भीतर विकसित हो सकता है। यह विश्वास शायद जीवन और अस्तित्व के प्रति एक गहरी समझ का प्रतीक है। द इनसाइड ऑफ माई माउथ। माउथ मुख यहाँ अभिव्यक्ति और भाषा का प्रतीक हो सकता है। कवि यह संकेत देते हैं कि जब वे जन्म लेंगे तो यह विश्वास उनकी भाषा, सोच और जीवन दर्शन का हिस्सा बनेगा। समग्र निष्कर्ष। बिफोर आई नॉक्ड कविता एक रहस्यमयी और दार्शनिक रचना है, जो जन्म से पहले की चेतना, आत्मा के अस्तित्व और जीवन से पहले के अनुभवों पर विचार करती है। टाइलन नथोम से आत्मा के एक निरंतर प्रवाह और चेतना के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। कविता में धार्मिक और दार्शनिक प्रतीकों का खराब प्रयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि जीवन, पुनर्जन्म और आत्मिक यात्रा की जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं।